हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी। पिछली वीडियो के अंदर हमने सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था कि कब ये कमेंसमेंट में आया, क्या इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही थी। आज का जो वीडियो मेनली डील करने वाला है सेक्शन 2 के साथ डील करेगा, जो आपका डेफिनेशन पार्ट की बात करता है। जो सेक्शन 2 है उसके अंदर आपके कितने टोटल पार्ट दिए गए हैं वो आपके बात करता है 26 की। मतलब आपका 26 बोलोगे कैसे, 2 का y तक क्लास दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपका नया ऐड किया है 2009 के अंदर WA जो आपका विक्टिम की बात करता है। तो टोटल इनको ऐड करके कितने बनते हैं आपके 26 बन देंगे। जो एक है एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छा तरीका इसको याद करने का क्या रहेगा, नंबरिंग को आप अल्फाबेटिक में दिया हुआ है तो उसी सीक्वेंस में इसको हम लोग याद करेंगे। तो जो सबसे पहले है ए से देखोगे, ए से कोई है, ए से वैसे आपका अरेस्ट होना चाहिए था लेकिन अरेस्ट को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। अरेस्ट वर्ड का अगर जनरल मीनिंग हम लोग देखेंगे तो आप क्या बोल सकते हो, लीगल कन्फाइनमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर, या फिर आपकी कोई भी अथॉरिटी है उसके द्वारा लीगली तरीके से किसी पर्सन को कन्फाइन कर देना, वो आपका कहलाएगा अरेस्ट की डेफिनेशन। अब जो आपका 2 का ए क्लोज है वो आपका सबसे पहले बात करता है बेलेबल ऑफेंसेस की, कि किन ऑफेंसेस को आप बोलोगे कि ये आपके ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंस हैं। अब कौन से होंगे, जनरली बोला जाए तो वो ऑफेंसेस जो आपके नॉन बेलेबल नहीं है। अब जो डेफिनेशन सीआरपीसी की है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि मींस एन ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन कहां पे दे रखी है, आईपीसी का सेक्शन 40 बोलता है कि एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब जो 2 शेड्यूल इस सीआरपीसी के अंदर दे रखे हैं उनमें से जो फर्स्ट शेड्यूल है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है, और जो आपका सेकंड शेड्यूल है वो आपका बात करता है किसी जितने भी फॉर्म्स दे रखे हैं एक तरीके की, किस फॉर्मेट के अंदर किस फॉर्म को आपने सम्मन इशू करना है, किस तरीके से उसका नोटिस भेजा जाएगा, किस तरीके से उसके वारंट इशू करेंगे, उसके सारे के सारे टोटल फॉर्म्स आपके दे रखे हैं सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दे रखी हैं उनको आप ध्यान में रखोगे। उसके अंदर आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि कौन से ऑफेंस आपके बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंस आपके नॉन बेलेबल होंगे। तो वो सारे ऑफेंसेस जिनको शोन किया गया है, जिनको दर्शाया गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, वो सारे आपके बेलेबल ऑफेंसेस रहेंगे। दूसरा बोलता है और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, या फिर कोई ऐसा लॉ है अदर जिसका प्रोसेस यहाँ पे सीआरपीसी में रहेगा और वो लॉ अपने आप में क्या है, उनको प्रोवाइड करता है कि ये ऑफेंस आपके बेलेबल ऑफेंस दे रखे हैं फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। उस टाइम पे जिस टाइम पे आपकी जो बेल दी जा रही है उस टाइम पे जो एनफोर्समेंट में है, जो लागू किए गए लॉ हैं उनके द्वारा जो भी ऑफेंसेस आपके अवेलेबल दर्शाए गए हैं या फिर जिनको बनाया गया है कि ये ऑफेंसेस आपके अवेलेबल होंगे, तो वो सारे ऑफेंस आपके अवेलेबल होंगे। और नॉन अवेलेबल की डेफिनेशन अगर देखें तो इसी के अंदर साथ में दे रखी है, एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। मतलब कौन से ऑफेंस को छोड़ के, जो आपके अवेलेबल हैं उन सब को छोड़ के जो भी ऑफेंसेस बचेंगे सारे के सारे आपके नॉन अवेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे। तो ये आपके हो गए। लेकिन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में जो चीज आपकी बता रखी, कौन से चैप्टर के अंदर बेल के साथ डील करेगा, वो आपका है सेक्शन नंबर 436 टू 450। इनके अंदर आपके बता रखी कि कौन से ऑफेंस में बेल मिलेगी, कब बेल मिलेगी, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर आपकी नॉन बेलेबल होता क्या चीज है, बेलेबल क्या चीज है, किस कंडीशन में उनको कंडीशनल बेल मिलेगी, कहाँ पे आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी। ये सब हम लोग क्या है कि 436 टू लेके 450 में जो आपकी बता रखी चीजें उसके अंदर डील करेंगे नई वीडियो के अंदर। जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का क्लोज बी पे आते हैं, चार्ज। अब सबसे पहले आपका ए से कुछ भी नहीं था, ए से आपका नंबर 1 के ऊपर बी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखोगे बी के बाद सी से कोई है या फिर बी से कोई दूसरा नाम हो, सी से दे रखा है तो चार्ज। अब चार्ज क्या यहाँ पे बोलता है, इसकी डेफिनेशन कुछ आपकी इस तरीके के, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन 1 हेड। मतलब आपका जहाँ पे कोई भी ऑफेंस के रिगार्डिंग किसी भी पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे। अब जो चार्जेस है एक तरीके से आपके एलिगेशन की बात करता है कि जहाँ पे कई ऑफेंसेस हो रखे हैं और जिनमें कई सारे चार्ज लगे हैं तो उनका एक हेड चार्ज होगा, बाकी उसके साथ लगने वाले सब चार्जेस होंगे, तो उन सबको चार्ज बोला गया है। वहाँ पे मतलब एक ए पर्सन है जिसने कई सारे ऑफेंस कर दिए, लाइक आपके डेकोइटी कर दी, मर्डर कर दिया, उसके साथ आपके कई और ऑफेंसेस भी कर रखे हैं, छोटे धमकी देने का था, चोरी करके सामान लेके गए हो, इस तरीके के कुछ और काम कर रखे हैं। तो इन सब ऑफेंसेस के अंदर एक नया ऑफेंस लगेगा, जैसे रेप का सबसे बड़ा है या फिर आपका मर्डर का साथ में लगा रखा। तो मेन क्या बोलना चाह रहा है, बोलता है एनी हेड ऑफ चार्ज। अब चार्ज कई सारे थे, उनका एक हेड जो होगा ना उसको चार्ज बोलना है उस ऑफेंस के अंदर कि सबसे बड़ा आपका चार्ज क्या लगा। जनरली चार्ज का मतलब होता है किसी भी तरीके का उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाना, जिसके बेस पे कोर्ट आके की अपना कोग्निजेंस लेके कार्रवाई स्टार्ट करेगी। उसके बाद आपका सी से सी है, दोबारा से बोलता है कोग्निजेबल ऑफेंसेस। अब आपके 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, जहां पे आपके नॉन कॉग्निजेबल और आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, जिसके अंदर किसी भी पुलिस ऑफिसर को, मतलब आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होंगे जो आपके ग्रीवियस नेचर के ऑफेंस आप बोलते हो, जिसकी सजा 3 ईयर से अबव होती है, उन सबको आप
कोग्निजेबल ऑफेंस वो लोग जिनके अंदर किसी भी ऑफिसर की पावर रहती है कि वो पर्सन आपका किसी भी पर्सन को जो आपका ऑफेंडर है उसको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी ऑर्डर और आपके परमिशन ऑफ द कोर्ट के। मतलब एक ए बंदा जिसने ऑफेंस कर दिया किसी भी ग्रीवियस नेचर का जिसकी सजा 3 साल से ऊपर है, तो उस केस के अंदर सेक्शन 41 में जाके एक पुलिस ऑफिसर कोर्ट के बिना वारंट इश्यू करवाए या फिर कोर्ट के बिना किसी ऑर्डर के भी उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। वो सेक्शन 41 में दे रखा है कि कब करेगी अरेस्ट, किस सिचुएशन में करोगे, कौन से ऑफेंस कब कमिट हुए उस टाइम पे करोगे, वो सारा नया चैप्टर के अंदर देखा जाएगा। अब जो कोग्निजेबल ऑफेंस की आपकी पनिशमेंट एक तरीके की डेफिनेशन दे रखी है उसको देख लेते हैं। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच द कोग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस दे रखे हैं। उसके अंदर बता रखा है कि किस केस को आप बेलेबल बोलोगे, किसको आप कोग्निजेबल बोलोगे, किसको नॉन कोग्निजेबल, किसको आप नॉन बेलेबल बोलोगे, तो वो सारे तो उसके हिसाब से और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स मे अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब ए केस इन विच द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट और एनी अदर जज, उसके बिना जब भी आप अरेस्ट करे जाओगे वो आपका ऑफेंस कहलाएगा कोग्निजेबल ऑफेंसेस। अब ये नॉन कोग्निजेबल क्या रहेगा? नॉन कोग्निजेबल आपके ऑफेंस होंगे जो इनको छोड़ के कुछ और ऑफेंसेस है जिनके अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी नहीं होती बिना वारंट या फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के किसी अदर ऑफेंडर पर्सन को आपका अरेस्ट करने की, वो आपका नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है। अब 2 का डी आता है जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का, वो बोलता है 2 का डी आपका कंप्लेंट की बात हो रही है। जब भी कोई पर्सन होगा जो मतलब लीगल फील्ड से जुड़ा कोई पर्सन है वो अपने आप को जब भी किसी को बोलेगा कि मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा, तो इसका मतलब समझोगे कि वो आपका मैजिस्ट्रेट के पास जाने की बात हो रही है। अगर आप एफआईआर दर्ज कराओगे तो वो पुलिस ऑफिसर के पास होगी और जो कंप्लेंट है वो हमेशा किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास होती है। अब 2D का कंप्लेंट के अंदर क्या बोल रहा है कि एक तरीके का एलिगेशन लगाने हैं। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन ओरली या फिर आपके वर्बली भी किसी तरीके से, मतलब वर्बली या फिर आपका किसी भी राइटिंग फॉर्मेट के अंदर किसी भी मैजिस्ट्रेट को लिख के देगा या फिर बोल के बताएगा कि इस पर्सन ने मेरे खिलाफ ये ऑफेंस कमिट कर दिया। या तो वो नामजद होता है ना, जैसे नामजद एफआईआर होती है कि किसी भी पर्सन का नाम से एफआईआर करवा देना। इसके अंदर आपका क्या बोलना चाह रहा है कि एक कोई भी एलिगेशन होगा या तो राइटिंग में या फिर ओरली किसी भी मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी, किस व्यू के साथ, विद द व्यू टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट सच ऑफेंडर के खिलाफ। वो ऑफेंडर कौन सा, या तो नॉन होगा या तो अननोन होगा, तो उसके खिलाफ आपकी मैजिस्ट्रेट को दी गई कोई भी कंप्लेंट आपकी कंप्लेंट कहलाएगी। बेरक क्या बोल रहा है? मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट अगेंस्ट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करा गया है सेक्शन 2 के डी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। अब ये सिंपल वही बात है कि ए पर्सन आपका किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग किसी अदर पर्सन के खिलाफ जो आपका या तो नॉन होगा या तो अननोन होगा, उसके खिलाफ कंप्लेंट करना है मैजिस्ट्रेट को किस एक्शन के, किस पर्पज के साथ, कि उसके खिलाफ किसी भी तरीके का आपका एक्शन लिया जा सके। 2 पर्पज रहते हैं जनरली। एक पर्पज आपका रहेगा जैसे विद व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, इस कोड के अंडर कोई भी एक्शन लेने के लिए, या फिर आपका दूसरा इम्प्लाइडली क्या समझ सकते हो कि वहां पे टू फाइंड आउट वेदर द ऑफेंस इज कमिटेड और नॉट, ये चीज पता लगाने के लिए भी आपकी कंप्लेंट करी जा सकती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसा जिसके पास किसी भी तरीके की एक एफआईआर दर्ज करी गई थी किसी पर्सन ने, वो एफआईआर को उसने पुलिस ऑफिसर ने दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद एट द टाइम ऑफ द कंक्लूजन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ऑफिसर फाइंड आउट दैट द ऑफेंस फॉर विच द एफआईआर वाज लॉस्ड, वो ऑफेंस आपका कैसा था? नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस था, जिसके केस में वो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता था। अब उसने पुलिस रिपोर्ट तैयार करके मैजिस्ट्रेट को जब पेश करी तो मैजिस्ट्रेट उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे, उस पुलिस रिपोर्ट को समझा जाएगा कि उसने कंप्लेंट करी है, और जो पुलिस ऑफिसर जो आईओ आपका है उसके लिए समझा जाएगा कि उस पर्सन ने वो आपकी कंप्लेनेंट की तरह उस आईओ को समझ लिया जाएगा। मतलब एक टाइम पे कोई भी एफआईआर दर्ज करवा रहा है किसी कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए, और उस बेस के ऊपर पुलिस ऑफिसर क्या करता है कि अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। कार्रवाई स्टार्ट करने के बाद और कार्रवाई जब उसने कंप्लीट करी अपनी इन्वेस्टिगेशन को, तो पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ये ऐसा ऑफेंस था जिसके लिए मेरे पास पावर ही नहीं थी बिना मैजिस्ट्रेटियल ऑर्डर के इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर दी है। तो जब उसने पुलिस रिपोर्ट तैयार करके मैजिस्ट्रेट को दी तो मैजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट को इस तरीके से ट्रीट करेगा जैसे कि वो जो पुलिस वाला है वो आपका कंप्लेनेंट पर्सन है, और जो पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट बना के दी वो आपकी एक कंप्लेंट है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ है।
155(4) के अंदर भी आपकी इसी तरीके की बातें बता रखे कि उसके अंदर दो ऑफेंसेस के रिगार्डिंग आपकी अगर आए कि जहाँ पे एक कोग्निजेबल ऑफेंस है और एक आपका नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको आप किस तरीके से ट्रीट करोगे वो उसके अंदर बाद में पढ़ेंगे। ई क्लोज आपका हाई कोर्ट के बारे में बताता है कि किस टेरिटरी के अंदर आपका हाई कोर्ट होगा, उसको आप खुद पढ़ोगे। इंडिया के डेफिनेशन के अंदर बोलता है कि इंडिया कहाँ कहाँ पे समझा जाएगा, उस सारी टेरिटरी को इंडिया समझा जाएगा जिसके ऊपर ये आपका CRPC कोड एप्लीकेबल होता हो। उसके बाद आपकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आपकी दो इंपॉर्टेंट चीज है। इंक्वायरी आपकी बोलती है कि एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल, ट्रायल को छोड़ के किसी भी तरीके की इंक्वायरी करी जाएगी। इसके अंदर आपकी दो चीजें आती है, या तो होती है आपकी इंक्वायरी, एक होती है इंक्वायरी IN से स्टार्ट और EN से स्टार्ट, दोनों में फर्क देखना है। IPC जो CRPC है आपके क्रिमिनल लॉ, उसके अंदर आपकी इंक्वायरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंक्वायरी की बात हो रही है। इंक्वायरी आपकी इन्वेस्टिगेशन की तरह, इंक्वायरी होती है आपकी पूछताछ करना। तो जो इंक्वायरी कर रहा है वो आपका कौन करेगा, यहाँ पे बोलता है बाय द कोर्ट या फिर आपके मैजिस्ट्रेट के द्वारा करी जाएगी। जो आपका ट्रायल नहीं है वो आपकी इंक्वायरी है। और जो नेक्स्ट आपके इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कोई भी पुलिस ऑफिसर करेगा। किस पर्पज से करेगा, एविडेंसेस को कलेक्ट करने के पर्पज से। डेफिनेशन क्या बोलती है, इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस, एविडेंसेस को कलेक्ट करने के पर्पज से करी गई सारी की सारी प्रोसीडिंग्स आपकी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। उस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने की पावर किसकी होगी, किसी पुलिस ऑफिसर की। और बाय एनी अदर पर्सन, आपका एनी अदर पर्सन भी हो सकता है जिसको स्पेशली अथोराइज किया गया मैजिस्ट्रेट के द्वारा। अब इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करेगा और इन्वेस्टिगेशन आपकी पुलिस ऑफिसर करेगा, या तो पुलिस ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन हो सकता है जिसको अथोराइज कर रखा हो मैजिस्ट्रेट ने। लेकिन इसके अंदर आपका एनी अदर पर्सन के अंदर मैजिस्ट्रेट को इंक्लूड नहीं किया गया, ये इसके अंदर एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होगी, एनी प्रोसीडिंग इन ए कोर्स ऑफ विच द एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कोई भी मतलब कोई भी मैजिस्ट्रेट है जो आपका किसी भी एविडेंसेस को लीगली तरीके से ओथ के ऊपर या तो ले सकता है या फिर ले रहा है, तो उसको आप जुडिशियल प्रोसीडिंग का नाम दे दोगे। नेक्स्ट बोलता है कि आपकी लोकल ज्यूरिस्डिक्शन, किसी भी कोर्ट की या फिर किसी भी मैजिस्ट्रेट की अपनी खुद की एक टेरिटोरियल पावर दे दी कि इतने एरिया के अंदर उसकी पावर दे रखी कि आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए ऑर्डर दे सकते हो, इंक्वायरी के ऑर्डर दे सकते हो, इसके अंदर आप अपना ट्रायल चला सकते हो किन किन ऑफेंसेस के ऊपर, तो वो सारे उसकी लोकल ज्यूरिस्डिक्शन का नाम दिया जाएगा। फिर बोलता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया आपका सेक्शन 8 के अंदर बोलता है जहां पे उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 1 मिलियन से ऊपर होगी, उसका आप बोलोगे कि यहाँ पे आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है। जहाँ पे 10 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन होती है उसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हो। और उनके मैजिस्ट्रेट को क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपके अदर एरिया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो MM होगा वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर होगा। नेक्स्ट आपका बात कर रहा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसके अंदर लास्ट लाइन पढ़ने की, ए पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब कोई भी ऑफिसर आपका अरेस्ट नहीं कर पाएगा बिना किसी मैजिस्ट्रियल ऑर्डर के, वो आपकी होगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग क्या रहती है आपकी, NCR रहेगी। 155 के अंदर NCR दर्ज करी जाती है, जबकि आपकी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 154 के अंदर FIR दर्ज करी जाएंगी। इसके उपरांत आपका जो H पॉइंट था इन्वेस्टिगेशन, इसके साथ आप लिख सकते हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसका सेक्शन लिखते हैं 173 क्लॉज 8 के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, दूसरी आपकी री इन्वेस्टिगेशन होती है। री इन्वेस्टिगेशन उसको बोलते हैं जहां से पूरी स्टार्टिंग से लेके आपने दोबारा से इनिशियल पॉइंट से लेके कंप्लीटली दोबारा पूरी की पूरी आपके इन्वेस्टिगेशन करना। री इन्वेस्टिगेशन होगा जिसके अंदर कोई भी प्रोविजन CRPC में नहीं है, तो 482 में जाते हैं। और जो आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, मतलब आपकी 4 जगह पे जाके आपको इन्वेस्टिगेशन करके आनी थी, 2 जगह पे आप कंप्लीट कर चुके, तो जो बाद के जो 2 बच गए उनके ऊपर जाके दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करना, उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन दिया गया, जो कि आपका सेक्शन 173 क्लॉज 8 में दे रखा है। अब आपका बात आती है नोटिफिकेशन की। नॉर्मल है, सारा खुद पढ़ोगे। ऑफेंस जो IPC में दे रखे हैं वो किसी भी तरीके का फोर्स यूज करना, और सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंदर जिसकी कंप्लेंट दर्ज आप करवा सको, उसके भी आप बोलते हो कि ये आपका ऑफेंस होगा। ओ फॉर आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। SHO होता है जनरली। SHO कौन होगा, जिसको आपने इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इज इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम द इलनेस और एनी अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। The police officer present at the station house who is in next rank to the such officer direct any other officer so present। अब इसके अंदर जो भी आपका कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का कोई भी पर्सन होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको बोल दिया, उस पर्सन को आप उस स्टेशन हाउस ऑफिसर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब SHO जो आपका है स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसके अंदर दे रखे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अथोराइज कर रखा हो, वो पर्सन आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर रहेगा।
उसके बाद आपका आता है 2 का पी, प्लेस। प्लेस के अंदर आपकी जैसे कोई भी आपका हाउस है, बिल्डिंग है, टेंट है, व्हीकल और वेसल। वेसल की डेफिनेशन सेक्शन 48 आईपीसी में दे रखी है, तो उस सब चीज़ों को आप प्लेस बोल दोगे। नेक्स्ट 2 का क्यू आता है प्लीडर। अब 2 क्यू याद करने का मतलब 2 का बोलते हैं ना तू, वैसे ही तू क्यू प्लीडर, तू क्यू प्लीडर है, पढ़ेगा जज बन जा। तू क्यू प्लीडर बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अथोराइज कर रखा है किसी कोर्ट के द्वारा उस कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आपका पर्सन होगा प्लीडर पर्सन। प्लीडर के बाद आपका आता है एक पीपी पर्सन, 2 का यू। 2 यू आपका बोलता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पीपी एक पीपी होता है, एक से ज़्यादा आपके एपीपी होते हैं, तो वही चीज़ मीन्स आपके एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ सच पीपी। उस पीपी के अंडर में काम करने वाला, उसके डायरेक्शन में करने वाला कोई भी पर्सन, या फिर आपका जो अपॉइंटेड होगा सेक्शन 24 के अंदर, वो पर्सन आपका पीपी कहलाएगा। 2 का आर आता है उसके बाद पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? एक तरीके से जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलोगे, मतलब एफआईआर दर्ज करवाओगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो आपकी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके अंदर 2 चीज़ें निकलेंगी। मतलब आप इस पुलिस रिपोर्ट को बोल सकते हो कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का जो कंक्लूजन निकलेगा उसको एक रिपोर्ट के अंदर तैयार करके लिखना आपका पुलिस रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर आपकी 2 चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी तो उसके कंक्लूजन पे आपको पता चला कि या तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ऑफेंस आपका कमिट नहीं हो रखा। तो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगे कि आपका ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस केस के अंदर उसको चालान पेश करना बोलते हैं, जिसको आप नॉर्मली बोलते हो कि आपने चालान पेश कर दिया, जिसको आप चार्जशीट बोलते हो वो चीज़। और जहाँ पे ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, जहाँ पे आपको केस को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ऑफेंस आपका कमिट हुआ ही नहीं है, तो उसका बोलते हो क्लोजर रिपोर्ट, कि आपका केस आपने क्लोज कर दिया, यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ ही नहीं है। तो ये आपकी पुलिस रिपोर्ट रहेगी, जिसको दे रखा है सेक्शन 173 क्लॉज 2 के अंदर। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया, कोई भी जगह आपकी बता दी कि एक जगह फिक्स करेंगे कि ये जगह आपकी पुलिस स्टेशन की तरह रहेगी, तो वो चीज़ है। अब इनको याद करने का तरीका रहता है आर। 2 का आर भी क्या बोलता है? रिपोर्ट। रिपोर्ट किसकी? पुलिस रिपोर्ट। आर के बाद आपका आता है एस। एस फॉर स्टेशन। स्टेशन कौन सा? पुलिस स्टेशन। पी फॉर प्लेस, और आपका ओ फॉर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जिसको आप एसएचओ बोलते हो वो। उसके बाद आपकी आती है मेन चीज, प्रिस्क्राइब्ड है, अपने आप देख लोगे 2 का टी। फिर आपका है सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन के अंदर बोल सकते हैं। फिर आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सम्मन केसेस। सम्मन केस के मीनिंग दे रखी है, मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस। मतलब सम्मन केस वो है जो कि आपका वारंट केस नहीं है, और जो वारंट केस है वो क्या होता है? जिसकी सजा 2 साल से ऊपर लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ की सजा देते हो वो। इसका मतलब सम्मन में क्या समझोगे कि 2 साल से सजा जिसकी नीचे है, मतलब 2 साल से कम सजा वाले जितने भी ऑफेंस होंगे वो सारे आपके सम्मन केसेस बोले जाएंगे, और 2 साल से ऊपर के ऑफेंस जिसके हैं, जिसकी सजा आपकी 2 साल से ऊपर है, उन सबको वारंट केस बोलते हो। उसके बाद आपका 2 का WA है, जो आपका बात कर रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली विक्टिम पर्सन। विक्टिम किसको बोलते हो? ऐसा कोई भी पर्सन जिसको आपने इंजरी करी, या फिर जिस पर्सन के खिलाफ जो आपका ऑफेंस कमिट होता है, जो सफरर होगा, वो पर्सन आपका विक्टिम कहलाएगा। और उस विक्टिम के साथ इंक्लूड करे गए हैं उसके लीगल गार्जियंस वगैरह, जो एयर्स होंगे, उन सब पर्सन को भी आपने यहाँ पे, और जो गार्जियन और लीगल एयर है उनको भी आपने विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर दे देना है। इसके बाद आपका एक नोट बनाना है, इसके ऊपर विक्टिम के अंदर किसको इंक्लूड करते हो, जो यहाँ पे नहीं लिख रखा वो लिखोगे। बेक पे लिख सकते हो, इंक्लूड्स द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द रेप ऑफ द माइनर गर्ल। कोई भी माइनर गर्ल थी, उसका रेप हो चुका, उसके बाद उसका कोई भी बच्चा जन्म लेगा, उस पर्सन को, जो आपका बच्चा जन्म ले रहा है ना, उस बच्चे को भी आपका विक्टिम की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज आपका जो W है A के साथ विक्टिम के केस में। उसके बाद आपका एक्स वारंट केस की बात करता है, जिसके अंदर कोई भी ऑफेंस जो कि आपका पनिशेबल है 2 साल से ज़्यादा की सज़ा के लिए, तो ये आपका सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वाई दे रखा है, जिसके अंदर बोलता है कि CRPC के अंदर हमने जो भी वर्ड एक्सप्रेशन यूज़ तो कर लिए, लेकिन इस 2 की डेफिनेशन के अंदर नहीं आए, तो वो सारे हम लोग उठा लेंगे IPC में। जैसे ऑफेंस की सज़ा, यहाँ पे ऑफेंस की इसने बता दो दिया कि ऑफेंस क्या चीज़ है, लेकिन उसके अंदर अलग से जो सेक्शन 40 दे रखा है वो भी मीनिंग लेके चलोगे। इसके अंदर कुछ और भी वर्ड्स आ रखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं करी। जैसे इसके अंदर प्लेस के अंदर आया था वेसल, अब ये वेसल क्या चीज़ होगा? बोलता है 48 IPC से पता करो कि यहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है। इसके अंदर आपकी एक्ट और ओमिशन वर्ड भी यूज़ कर रखे हैं, तो उसकी आपकी क्या मीनिंग रहेगा। जज की डेफिनेशन एक तरीके से है, यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं वर्ड्स को, लेकिन जो डिफाइन है वो IPC में कर रखे हैं। तो ये सेक्शन आपका 2 ऑफ द CRPC कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अगली वीडियो के अंदर आगे के जितने भी सेक्शन हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बना के, छोटे छोटे आपके टॉपिक वाइज। जैसे आपके क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस कैसे होंगी, उनको पावर कितनी दे रखी है, उसको अलग से वीडियो बनाऊंगा। अरेस्ट के ऊपर एक आपके
अलग से वीडियो बनेगी, तो ऐसे आपके टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो सारी पसंद आती है तो इसको आप लाइक शेयर और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। दूसरी चीज़, आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके लिए एक वीडियो शेयर करता रहूँगा। वैसे वहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर भी शेयर करता हूँ और लोगों को जवाब भी देता हूँ लाइव आके कई बार। तो इस तरीके से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर और कमेंट करके मेरे को बताना, और मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखा करो, ताकि आपको कोई भी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, उन सबको आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ आएगी। और साथ में ना बेरेक्ट लेके और आपका रजिस्टर और पेन लेके आप इसको साथ में लिखा करो। जो जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ सारे के सारे बेरेक्ट के ऊपर लिख लिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।